हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदन एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए 70 सीडीपी क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हमने 80 क्वेश्चन करा दिए थे। 70 क्वेश्चन आज कराएंगे, जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। दूसरा कह रहे हैं कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अतरंग योग्यताएं पाई जाती हैं, माने अनेक प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं बालकों में। बालकों में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए? संदर्भ के बदले प्रश्न पूछेंगे, मतलब उनको जैसा प्रश्न अच्छा लगता है वैसा उनसे प्रश्न पूछेंगे ताकि वो और तर्क और वितर्क करें। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? इंद्रियों के उपयोग पर। बच्चों के इंद्रियों के उपयोग पर ज़्यादा बल देने की किया है मैडम मॉन्टेसरी ने, जिसने किंडरगार्टन की स्थापना की है। किंडरगार्टन के प्रतिपादक भी कही जाती हैं मैडम मॉन्टेसरी। आगे देखिए, आगे आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा किसी से सुनता नहीं है, अपने आत्मसम्मान की भावना में रहता है। आगे देखिए, रक्षा तंत्र बहुत ही सहायता करता है। कब? दबाव से निपटने के लिए। जो रक्षा तंत्र होता है दबाव से निपटने के लिए बहुत ही लाभदायक है, सहायता करता है। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है? जो विद्यालय और शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाए वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे 88 क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसने किसने कहा? यह कथन प्रदर्शित करता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। आगे देखिए, सुमन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करती है? सीखने के और आकलन करने पर। जब कोई किसी को टूर पर ले जाता है और उसके बारे में वो प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये जानना चाहता है अध्यापक कि बच्चे वहाँ क्या देखे, क्या सीखे। आगे देखिए 90, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान। कब होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है। आगे देखिए, अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आगे देखिए 92 क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवशोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारी। और व्यवहारवादी कौन कौन थे? वाटसन थे, स्किनर थे, पावलाव थे, थार्नडाइक थे। ये जितने मनोवैज्ञानिक मैं नाम लिया 4 लोग, ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। आगे देखिए 93, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। जो पर्सनल स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसी दूसरे के बीच विकास जल्दी होगा, किसी दूसरे का बाद में होगा, किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। मैंने कल ही बताया था 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, ये सब क्रियाएं हैं। किसकी हैं? जीन पियाजे की। ये देखिए यहाँ इसमें दिया भी है, देखिए यहाँ दिया है।
इंद्रियगामक सेंसरी मोटर ऑर्गन, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, जिसको अमूर्त भी बोला जाता है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान क्या अर्थ था? आत्मा का विज्ञान। आगे देखिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। किसने ने? अरस्तु ने कहा था, जिसने बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या क्या कहा जाता था? तो 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी होना चाहिए। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मस्त या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। 100वां क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। ये देखिए, 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? जेम्स विलियम वुंट ने कहा था। जेम्स विलियम वुंट ने कहा था मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। आगे आइए, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने, जो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखा है? थॉर्नडाइक ने लिखा। कब लिखा? 1903 में। थॉर्नडाइक ने पहली पुस्तक मनोविज्ञान के लिए लिखा है, जिसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक है। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? बना कब था? 2009 में। बना 2009 में, लागू कब हुआ? 2010 में। आगे देखिए, कह रहा है कि शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आगे देखिए, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A हमारे मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार में शिक्षा को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। सीबीएसई की स्थापना कब हुई है? 1929 में हुई है। कक्षा 1 में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40। इसमें 1:40 है, 1:40 होना चाहिए। आगे देखिए, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? सीबीएसई करता है। कौन करता है? सीबीएसई करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि में पढ़ते हैं। किस विधि में पढ़ते हैं? ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? संश्लेषण विधि। क्या? संश्लेषण विधि। आगे देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर का क्या मतलब है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? निगमन विधि। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर बाद में नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि में। आगमन विधि में पहले उदाहरण और फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। आगे देखिए, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो पहले नियम बाद में उदाहरण, निगमन विधि। पहले उदाहरण बाद में नियम, आगमन विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। प्रदर्शन विधि पर, जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। आगे देखिए, देखो सुनो और बोलो किस पर आधारित है? प्रयोगात्मक पर। किस पर आधारित है? प्रयोगात्मक पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि पर। देखो, सुनो और बोलो किस पर आधारित है? प्रयोगात्मक। देखिए, यहाँ दिया है। आगे देखिए, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम बताया जाता है। आगे देखिए, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखने पर प्रयोगशाला विधि कार्य करती है। प्रयोगशाला में बच्चे अपने हाथों से काम करते हैं और सीखते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल है। किंडरगार्टन विधि
आगे देखिए, किंडरगार्टन विधि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? किन कक्षाओं के लिए? एलकेजी यूकेजी, एलकेजी यूकेजी के लिए। किंडरगार्टन विधि किस पर आधारित है? यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है? खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? पिनीलियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिनीलियल ग्रंथि के कारण, दोषपूर्ण कार्य के कारण लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। आगे देखिए, खेल पर आधारित विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि है? किंडरगार्टन, जो एलकेजी और यूकेजी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? खेल से। अतिरिक्त शक्ति किससे आती है? खेल से आती है। इसलिए बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल में ही बच्चे दिन भर बिजी रहते हैं। आगे देखिए, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाटसन की। किसकी रचना है? वाटसन की। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेल का मैदान। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। आगे देखिए, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। किस पर जोर देता है? संरचनात्मक अधिगम, विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान की संरचना पर। आगे देखिए, आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? अधिगम स्थानांतरण से। जो आइडेंटिकल एलिमेंट शब्द है, यह अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भावों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति के भाव को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि लड़का खिलौना तोड़ रहा है तो वो खराब काम कर रहा है, नहीं, अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है किसको? बाल्यावस्था को। आगे देखिए, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। आगे देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका कथन है? एक गलत दिया है यहाँ पर, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। आगे देखिए, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का क्या किसका भाग है? संवेदना विकास का भाग है। तर्क, जिज्ञासा तथा परीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष आयु पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर वह तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है बच्चों में। आगे देखिए, इस अवस्था को बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों को घूमने और नई खोज करने की प्रवृत्ति बदल जाती है। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। अभिप्रेरणा से कोई हमारी वंशानुगत कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं? 8 से 9 वर्ष की अवस्था में। 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चों की दृष्टि, देखने की और सुनने की जो इंद्रियां होती हैं विकसित हो जाती हैं पूर्ण रूप से। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मतलब 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यह क्या है? शक्ति और गति। आगे देखिए, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था में
मिथ्या या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। आगे 149 नंबर, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष से मूल घटित होता है मनुष्य का जीवन, कोशिका से। आगे देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। शैशवावस्था में बच्चे को नैतिक ज्ञान नहीं होता है कि कब टॉयलेट करना है, कब उसको क्या करना है, उसको इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। तो शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। आज हम इतना ही लेते हैं, फिर हम कल 70 या 80 क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे करके हम 1000 प्रश्न कराएंगे जो आपके लिए यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे।